स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, और कहानी कुर्सी है इस वक्त वो किसे मिलेगी झारखंड की, इसके ऊपर संशय एक बना हुआ है, क्योंकि हेमंत सोरेन का इस्तीफा हो चुका है और राज्यपाल ने अभी जो दूसरे विधायक दल के नेता चुने गए हैं विपक्षी गठबंधन के, वहां पर जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन के, उसको बुलाया नहीं है अभी तक सरकार बनाने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में झारखंड में फिलहाल कोई मुख्यमंत्री ही नहीं है और अपने आप में एक विचित्र परिस्थिति झारखंड में बनी हुई है। राज्यपाल से जब मिले थे कल जाकर के सभी विधायक और कांग्रेस जेएमएम के नेता, तो उन्होंने कहा था, राज्यपाल ने उसके लिए समय मांगा कि हम आपको दोबारा बुलाएंगे, दोबारा बताएंगे, लेकिन अभी तक राज्यपाल की तरफ से कोई सूचना नहीं दी गई है इन विधायकों को। विधायक तैयार खड़े हैं, या तो उन्हें राज्यपाल के सामने पेश किया जाए, राज्यपाल के पास सामने जाने के लिए, या फिर अगर ऐसा नहीं होता तो कांग्रेस जेएमएम की तैयारी है कि उनको रांची से शिफ्ट कर दिया जाए, झारखंड के बाहर भेज दिया जाए। और इसके लिए जो जगह चुनी गई है वो हैदराबाद है, तेलंगाना का हैदराबाद, जहां से 2 जहाज, हवाई जहाज विशेष तौर पर रांची भेजे गए हैं और अगले कुछ वक्त में इन विधायकों को शिफ्ट किया जा सकता है हैदराबाद। लेकिन उससे पहले अगर राज्यपाल अनुमति दे दें तो कांग्रेस और जेएमएम के नेताओं की तैयारी यह है कि राज्यपाल को किसी तरह आश्वस्त कर दिया जाए कि उनके पास पर्याप्त विधायक हैं, इसका भरोसा राज्यपाल को दिला दिया जाए। उसके लिए अगर राज्यपाल चाहते हैं तो इन विधायकों को पेश भी किया जा सकता है, उनको परेड कराया जा सकता है राज्यपाल के सामने। वो तो कल रात को भी ऐसा करने की बात कह रहे थे। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक बड़ा ट्विस्ट आता जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ये दावा कर रही है कि जेएमएम और कांग्रेस के पास पूरा संख्या बल नहीं है। उन्होंने कल राज्यपाल से मिलकर 43 विधायकों के समर्थन का दावा किया था और कहा था कि हमारे पास पूरा संख्या बल है। ऐसे में चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उनको शपथ दिलाई जानी चाहिए मुख्यमंत्री की। लेकिन निशिकांत दुबे बीजेपी सांसद ये कह रहे हैं कि रांची सर्किट हाउस में हैदराबाद जाने वाले केवल 35 विधायक हैं। ये संख्या वो 35 बता रहे हैं, जरूरत है 41 की। वो कह रहे हैं केवल 35 विधायक इस वक्त कांग्रेस के और जेएमएम के उनके पास मौजूद हैं, क्योंकि सरफराज अहमद विधायक नहीं है। इनसे सीट खाली कराई गई थी। इससे पहले जब चर्चाएं चल रही थी कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, कल्पना सोरेन को, तो उस वक्त माना जा रहा था कि एक उनको अगर चुनाव लड़ाना पड़ेगा तो उसके लिए एक वैकेंसी होनी चाहिए, तो उनकी सीट खाली करा ली गई थी। इसके अलावा हेमंत सोरेन वो इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं, तो वो उनको काउंट नहीं किया जा सकता। इसलिए दावा निशिकांत दुबे कर रहे हैं कि वहां पर एक ग्रे एरिया जो है वो बना हुआ दिखाई दे रहा है। इन पार्टियों के पास बहुमत नहीं है। हम लोग ने भी पहले चर्चा की थी कि 35 का आंकड़ा दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, केवल उतना ही है इनके पास। समीर जी, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बहुमत का आंकड़ा नहीं होगा और इसी कारण राज्यपाल बुला नहीं रहे होंगे। और मुझे लगता है अगर इनके पास बहुमत का आंकड़ा है तो ये मीडिया के सामने परेड करा सकते हैं। सुबह से ये दिखा सकते थे कि हमारे पास 43 विधायक है और गवर्नर हमें बुला नहीं रहे। पत्रकार वार्ता ले सकते थे, सारे विधायकों को पत्रकार वार्ता के अंदर पेश कर सकते थे कि हमारे सामने है। सुप्रीम कोर्ट तत्काल आज जा सकते थे सुबह कि हमारे पास विधायक है और राज्यपाल बुला नहीं रहे। मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिसके कारण सर्किट हाउस के अंदर बंद दरवाजे के अंदर इनकी चर्चाएं चल रही है। और जिस हिसाब से निशिकांत दुबे बता रहे हैं बराबर है कि गांडे से विधायक सरफराज का इस्तीफा हो चुका है, एक सीट वो खाली हो चुकी है, मुख्यमंत्री कस्टडी में वो आ नहीं सकते। 4 विधायकों ने पहले ही विरोध दर्ज कर दिया था झारखंड मुक्ति मोर्चा के, तो वो साथ में नहीं, जिसका नेतृत्व सीता सोरेन कर रही है, शिबू सोरेन की बड़ी बहू कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस के 3 विधायक भी खबर आ रही है कि वो उनके साथ नहीं है और एक निर्दलीय विधायक भी इनके साथ नहीं है, ये खबर आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि 8 से 9 विधायकों की संख्या शायद कम पड़ रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की जो गठबंधन की सरकार है उन्हें इस बात का भरोसा नहीं है कि ये पूरे 8 विधायक उनके साथ उपलब्ध है। अगर उनके साथ अगर ये सर्किट हाउस में पूरे 43 विधायक होते तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जेएमएम के नेता और कांग्रेस के नेता मीडिया के सामने इनकी परेड करवा देते या मीडिया को अंदर लेके बता देते। मुझे ऐसा लगता है कि विधायकों की संख्या कम है, इसी कारण अभी तक यह राजभवन के सामने नहीं जा पाए हैं। देखिए, जो संख्या जितनी चाहिए और कितनी संख्या विधायकों की किस पार्टी की है ये भी जानना जरूरी है। अभी जो अगर आप इस गठबंधन को देखें, महागठबंधन अगर इसे हम कह लें, तो 48 विधायक थे इनके पास। देखिए, इस वक्त वहां कुछ हलचल जो है होती हुई दिखाई दे रही है। बस जो है वहां से मूव कर रही है, ऐसा लग रहा है। अभी जो सर्किट हाउस है वहां पर सारे विधायकों को रखा गया है। अच्छा, निशिकांत दुबे, ये तस्वीरें कोर्ट से आ रही हैं जहां ईडी हेमंत सोरेन को लेकर के पहुंची है। हेमंत सोरेन आपको कभी भी नजर आएंगे। अभी ईडी के अधिकारी हेमंत सोरेन को अपने साथ लेकर के कोर्ट में पेश करने के लिए लाई है। कोर्ट परिसर की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। हेमंत सोरेन को कल इस्तीफा देना पड़ा। अभी तक गाड़ी के बाहर नहीं दिखाई दिए हेमंत सोरेन। कल रात
उनकी गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद हेमंत सोरेन ने पहले इस्तीफा दिया, फिर उनकी गिरफ्तारी हुई, ऐसा बताया जा रहा है। और अब अदालत के सामने पेश होने के लिए जा रहे हैं हेमंत सोरेन। चेहरे पर मुस्कुराहट है, कोई चिंता नजर नहीं आ रही है उनके चेहरे पर। तो हेमंत सोरेन अदालत के अंदर जा चुके हैं। अब आमतौर पर ऐसे में जो एजेंसी होती है वो रिमांड की मांग करती है और अदालत रिमांड ग्रांट भी करती है। अब ईडी भी जाहिर उनकी कस्टडी लेने की मांग करेगी अदालत के सामने जाकर के। देखना होगा अदालत कितने दिन की कस्टडी ग्रांट करती है। फिलहाल कोर्ट में अदालत के सामने मौजूद हैं इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। जो मामला था जिसकी हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, खनन का मामला भी चल रहा है उनके खिलाफ, इस जमीन मामले के अलावा। बिल्कुल, खनन का मामला भी चल रहा है। खनन मामले में जो पूजा सिंघल IAS जो खनिज सचिव थी वो गिरफ्तार हुई थी इस मामले में, और उसने भी बहुत चौंकाने वाले और बयान दिए थे। उसने शायद जो ईडी को सबूत दिए या जो बयान दिया है उसमें हेमंत सोरेन का जिक्र किया उसके अंदर, और उनके भाई बसंत सोरेन का भी उसने 2 मामलों में जिक्र किया है। लेकिन ये जो मामला जमीन का भी मामला है, बरियातू की 8.47 एकड़ जमीन का मामला है। अरेस्टिंग तो एक ही मामले में दिखाई जा सकती है ना। 8.47 एकड़ जमीन का जो मामला है उसके बारे में अरेस्ट किया गया है कि उसके बारे में ईडी ने बार बार पूछा है, और हेमंत सोरेन ने बता नहीं पाए कि वो जमीन उन्होंने किस तरीके से ली गई थी। मुझे लग रहा है हेमंत सोरेन के खिलाफ पुख्ता सबूत होगा ईडी के पास, इसी आधार पर उन्होंने गिरफ्तार किया है। और अब जब कोर्ट से रिमांड मांगेगी 1 वीक के लिए या 4 दिन के लिए, तो निश्चित रूप से इस सबूत के आधार पर मुझे लगता है कि कोर्ट ईडी के पास कस्टडी देगी मुख्यमंत्री की और पूर्व मुख्यमंत्री की, और उसके बाद मुझे लगता है और भी मामले सामने आएंगे। अभय के पास चलते हैं। अभय, कोर्ट में पेश किया गया है हेमंत सोरेन को। कौन सा मामला था जिसमें अदालत के सामने उनको पेश किया जा रहा है, जरा उसका डिटेल भी बताइएगा। क्या आरोप हैं हेमंत सोरेन के ऊपर? देखिए, बिल्कुल हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश किया जा रहा है और कोशिश ये रहेगी ईडी की तरफ से कि लगातार उनको ज्यादा से ज्यादा दिन की ईडी कस्टडी ले सके, क्योंकि मामले जो है वो 2 अलग अलग मामले हैं। मुख्य गिरफ्तारी जिस मामले में हुई है, जो सेना की जमीन थी जिसको गलत तरीके से खरीद फरोख्त की गई, और उसमें हेमंत सोरेन के ऊपर आरोप है कि उनकी जानकारी में ये था, और हेमंत सोरेन और हेमंत सोरेन के परिवार के कुछ सदस्य हैं, इनको सब कुछ पता था कि ये सेना की जमीन है, लेकिन उसके बावजूद उसको गलत तरीके से उसमें फर्जीवाड़ा किया गया और फर्जीवाड़ा करके उस जमीन की खरीद फरोख्त की गई। इसके साथ ही कोयला घोटाले का एक मामला भी है जिसको लेकर ईडी पूछताछ जो है वो हेमंत सोरेन से करेगी कस्टडी मिलने के बाद। लेकिन फिलहाल मुख्य केस जो है जिसमें गिरफ्तारी की गई है, जो सेना की जमीन को लेकर घोटाला हुआ है, उसमें हेमंत सोरेन को फिलहाल ईडी दफ्तर से लेकर सीधा रांची की अदालत में पहुंचा गया है। और यहां पर जो ग्राउंड्स बताए जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से 20 जनवरी को जो पूछताछ हुई थी हेमंत सोरेन से और उसके बाद कल जो पूछताछ हुई है, उसमें तमाम तरीके के डॉक्यूमेंट जो है वो भी बरामद किए गए हैं, चाहे वो दिल्ली वाले घर से हो, वो 36 लाख रुपए हो, या फिर जो खबर ये थी कि जो BMW गाड़ी थी जिसका इस्तेमाल अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए हेमंत सोरेन करते थे, वो भी घोटालों के पैसों से खरीदी गई थी। ये तमाम जो ग्राउंड्स हैं वो कोर्ट के आगे रखे जाएंगे और उसके बाद कोशिश जो है वो ईडी की तरफ से ये की जाएगी, क्योंकि आप शुरुआत में 14 दिन की कस्टडी ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा दिन की कस्टडी की मांग की जाएगी। अब देखना ये होगा कि कोर्ट कितने दिन की हेमंत सोरेन की कस्टडी देती है, क्योंकि अभी लंबी पूछताछ जो है वो करनी है। इस मामले में पहले कई आरोपी जो है वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अब हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है, तो ये भी हो सकता है कि पुराने जो आरोपी थे उनसे भी कन्फ्रंट कराना हो इस पूरे के पूरे घोटाले के पैसों को लेकर, जमीन के बंटवारे को लेकर। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर फिलहाल कोर्ट पे पेश किया गया है। अब देखना है कि कितने दिन की कस्टडी ईडी को मिल पाती है। हर्षवर्धन जी, एक राज्य का मुख्यमंत्री जमीन कब्जा करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाए, मतलब मामला भी अब आप देखें तो एक कैसा है, वो भी सेना की जमीन का। नहीं, दूसरा वाला भी और रोचक है, खुद ही को खदान भी दे दिया था, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अभी आप कह रहे थे कि जब वो निकले गाड़ी से तो आपने कहा कि मुस्कुरा रहे हैं, कोई चेहरे पर चिंता नहीं है, लेकिन देश के लोकतंत्र के लिए चिंता पैदा करता है। नेता भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में जाते हैं, जेल जाते हैं, लगातार जेल आते जाते रहते हैं और उनके चेहरे पर कोई चिंता नहीं आती है। लोकतंत्र चिंतित होता है। और तो और लालू प्रसाद यादव तो दोषी हो जाते हैं, उसके बाद जेल से निकल कर आते हैं और बढ़िया गाड़ी में निकल पड़ते हैं, कहते हैं मैं लोकतंत्र बचाने निकल रहा हूँ, फिर लोकतंत्र चिंतित होता है। शराब घोटाले में कोई व्यक्ति जेल जाता है और कहा जाता है कि देखो राज्य के बच्चों का क्या होगा, फिर लोकतंत्र चिंतित होता है। कोई मुख्यमंत्री किसी पर फाइल पर साइन नहीं करता है, कहता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, किस मामले में, वो पूछताछ में नहीं शामिल होता है, फिर लोकतंत्र चिंतित होता है।
और ये सचमुच दुर्भाग्य की बात है कि देश के हर हिस्से में ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, पहले तो कैबिनेट मंत्री भी कई ऐसे हुआ करते थे कि वो भ्रष्टाचार के आरोपों में होते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई शिकन नहीं आती, ये इसी तरह से आते जाते हैं। लेकिन अच्छी बात एक ये है, उसका एक पहलू हो सकता है कि बहुत से लोग अभी भी हैं जो ईडी की, आईटी की, इनकम टैक्स की और सीबीआई के रडार में नहीं आए हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग है नेताओं का जिसको अब डरना पड़ेगा या डरना पड़ रहा है। एक बड़ा वर्ग है जो ऐसे उद्योगपतियों का जो गलत करता है तो उसको डरना पड़ रहा है। शायद लोकतंत्र की चिंता अब थोड़ी कम हो रही होगी। आज जब ये पेशी पर जाएंगे और जब न्यायाधीश महोदय इसके बारे में जो ईडी की रिमांड की मांग होगी उस पर निर्णय लेंगे, उससे भी तय होगा कि लोकतंत्र में ऐसी चिंताएं अब कितनी कम हो रही हैं। और बड़ा जरूरी है, मैं तो बार बार कहता हूं कि जब आईएएस पकड़ा गया, बाबू पकड़ा गया, आम आदमी पकड़ा गया, तो नेताजी कैसे इतने समय तक बचे हुए? ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए ना। हर आम आदमी के मन में, कॉमन सिटीजन जो है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसके मन में ऐसे सवाल आते हैं। ऐसे नहीं, ये रोचक है वैसे। अभी आपने जो कहा, जब बाबू पकड़ा जाता है, जब अधिकारी पकड़ा जाता है, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आता। हाँ, नेता पकड़ा जाता है कोई, तुरंत लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। नहीं, सबसे मतलब वो चिंता भी पैदा करता है कि नेताजी लोग अपने लिए ऐसी छवि बनाकर रखे हैं और उनके समर्थक सोचें, वही समर्थक पकड़ा जाता है। आप कितने पीए के नाम जानते हैं, कितने पीएस के नाम जानते हैं, कितने सेक्रेटरी के नाम जानते हैं जो जेल चले जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। लेकिन जब नेता पकड़ा जाता है तो उनके सारे समर्थक उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये भी लोकतंत्र में सोचने की जरूरत है, क्योंकि कई बार जब हम कहते हैं ना कि लोकतंत्र गड़बड़ हो रहा है, बड़ी चिंता हो गई, बहुत मुश्किल हो गई, तो हमारा ये व्यवहार भी उस मुश्किल की एक वजह बनता है। लेकिन मुझे लगता है कि आम जनता इस बात को जानती है कि ये नेता भ्रष्ट हैं और इसीलिए आगे जो चुनावों में हमें उसका दूसरा रूप देखने को मिलता है। लेकिन मैं इसकी तरफ भी इशारा करना चाहूँगा कि ये जो एजेंसीज़ हैं, इनको थोड़ा सा इस तरह का रुख अपनाना चाहिए कि ये ऐसा ना लगे एक तरफा कार्रवाई हो रही है। बहुत सारे लोग दूसरी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उस समय उन पर बहुत सारे आरोप थे। अब उन आरोपों को ऐसा लगता है कि वो आरोप सब खत्म हो गए हैं, तो उनके आरोप की भी जांच होनी चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। मुझे लगता है हेमंत सोरेन की समस्या और बढ़ने वाली है। हेमंत सोरेन पे एक और मामला चलने वाला है जिस बात की संभावना लग रही है कि इन्होंने उद्योग मंत्री रहते 11 एकड़ जमीन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के नाम से ट्रांसफर की थी, उनकी कंपनी के नाम से। उसकी भी शिकायत दर्ज की गई है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में उस 11 एकड़ जमीन, जब उद्योग मंत्री रहते हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी को जो जमीन ट्रांसफर की थी, उसकी जाँच होगी, तो मुझे लगा उस केस में भी हेमंत सोरेन की तकलीफें बढ़ेंगी। नहीं, वैसा तो ये तो साफ है, जैसा अब हमने ईडी के भी हाल के मामलों में देखा है कि ईडी का मामला जब बनता है तो फिर बेल भी बहुत आसानी से नहीं मिलती है। आप दिल्ली का उदाहरण देख लीजिए। देखिए, ईडी के मामले तभी बनते हैं जब जो पैसा है वो किसी एक किसी एक क्राइम में जो है वो पैसा जो है वो निकल के आया हो, वो व्यक्ति तक पहुंचा हो, फिर उस पैसे को फिर पैसे को घुमा के वाइट करने की कोशिश की गई, जैसे कि ज़मीनें खरीद लेते हैं, जैसे बाकी सब चीज़ें करते हैं। तो उसमें फिर एक ट्रेल जो ईडी को मिलती है, उसके बाद वो मामला बहुत पुख्ता हो जाता है कि किस तरह से ये क्राइम जो है ये इसको अंजाम दिया गया और इससे फिर जो है वो नेता फंस रहे हैं। देखिए, पहले अगर आपको याद हो तो बार बार ये बात होती थी कि भारत में जो है वो राजनेता जो है वो क्राइम करके बच जाते हैं, उनको वो लगातार मुकदमे चलते रहते हैं, उस पर कुछ होता नहीं है। और ये भी बात बार बार आती थी कि जब आपकी सरकारें बदलती हैं तो जो आपकी राजनेता होते हैं उनके खिलाफ सरकारें जो नहीं आती थी वो अपने मुकदमे वापस ले लेती थी। तो किस तरह से बचाया जाता था राजनेताओं को, और छवि जो है लोगों के भीतर वो राजनेताओं की बहुत अच्छी नहीं है, और इसी कारण से वो अच्छी नहीं है क्योंकि इस तरह के मामले जो है वो जनता ने देखे हैं। अब एक बार ऐसा लगता है कि राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अब ऐसा लगता है कि राजनेता जेल जा रहे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े नेता जिनके नाम जो है लोग सुना करते थे, उन पर जो मुकदमे चल रहे हैं उसके बारे में लोगों को पता चल रहा है। तो एक ऐसा माहौल बना है जब ये लगता है कि राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी, और ऐसे में लोगों का विश्वास भी जो है राजनीति में बढ़ेगा। देखिए, मैं तो कल सुबोध कांत साहे को सुन रहा था, कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडर हैं झारखंड के ही, जब वो भी राजभवन पहुंचे हुए थे, जब सारे विधायकों को परेड कराया जा रहा था और हेमंत सोरेन वहां इस्तीफा देने के लिए आए थे। उन्होंने तो ये कहा कि ये तो जमीन का मामला है, ये तो सिविल कोर्ट में तय हो जाता है, इसके लिए ईडी की कार्रवाई की क्या जरूरत है, ईडी को क्यों लगा दिया? यही सबूत है, यही प्रमाण है कि ईडी का दुरुपयोग होता है। नहीं सौरभ जी, अच्छा किया आपने ध्यान दिला दिया। आप जमीन कब्जा कर लें, आप जमीन इधर से उधर बेच दें, आप पैसा करोड़ों में ले लें, नकदी आपके घर में पाई जाए, दुनिया का गलत काम आप करें, लेकिन आपके ऊपर कार्रवाई इसलिए नहीं हो कि आप नेता हैं। और नेता ही नहीं,
इस देश में उद्योगपतियों ने भी वो काम किया है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अलग अलग कानूनों के जरिए या कहें कि ट्रांसपेरेंसी आई तो जवाबदेही बढ़ी। अब इसका मतलब ये कतई मैं नहीं कह रहा हूं कि इस वक्त सब ठीक हो गया, अभी बहुत कुछ ठीक होना बाकी है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं, नहीं पकड़े जा रहे हैं, लेकिन जिसको हम कहते हैं ना कि बहुतायत, अधिकांशता ये दिख रहा है कि जो गलत कर रहा है वो डर रहा है, उसके ऊपर एजेंसियां काम कर रही हैं। फिर वो बड़ा नेता हो, बड़ा उद्योगपति हो, जो देश से बाहर भी भाग गए, उन भगोड़ों की भी संपत्तियां आर्थिक अपराधों में जब्त हो रही। वरना तो पहले आर्थिक अपराध करके वो घूमता रहता था, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, कितना भी पैसा हड़प लीजिए और ठीक है भाई, कुछ थोड़ा सा पेनल्टी लग जाएगी, कुछ हो जाएगा। हमने ढेर सारे इस देश में भी बड़े उद्योगपतियों को, बहुत बड़े बड़े रियल एस्टेट की बड़ी कंपनियों के मालिकों को देखा है कि वो जेल में जा रहे हैं। हमने देखा कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट को इस नोएडा में भी हमने गिरते हुए देखा। ये सब भ्रष्टाचार करने वाले लोग थे जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है न्यायिक तरीके से एजेंसियों के जरिए। अब उसमें अगर सुबोध कांत सहाय कह रहे हैं कि ये सिविल में तय हो जाएगा, तो मुझे लगता है आर्थिक भ्रष्टाचार को नए सिरे से समझने की जरूरत है उनको। उसकी वजह से कितने लोग बर्बाद होते हैं, कितने लोगों की पीड़ा की वजह बनती है, शायद इसको नेता समझने को तैयार नहीं है। देखिए, एजेंसियां जो हैं वो कई बार बिल्कुल सही कार्रवाई भी करती हैं, ठोस कार्रवाई भी करती हैं, ये नहीं देखती कि ये नेता कौन सा है और कौन सी पार्टी का नेता है। कई बार एजेंसियों का दुरुपयोग भी होता है, पहले भी होता है, आज भी हो रहा होगा शायद, लेकिन ये नेता ये जरूर जानता है कि जनमत क्या कह रहा है, जनता क्या सोच रही है, कि ये कार्रवाई कोई एजेंसी करती हुई दिखाई दे रही है, जनता इस कार्रवाई के पक्ष में है या इसको वो दमन की कार्रवाई मान रही है या एजेंसी का दुरुपयोग मान रही है। जब देश का प्रधानमंत्री खुलकर ये कहता है कि आपने मुझे ये मैंडेट दिया है कि मैं भ्रष्टाचार को रोकूं और भ्रष्टाचारियों को जेल में डालूं, तो मैं वो काम कर रहा हूं क्योंकि आपने मुझे ये आदेश दिया है, और वो काम आप होता हुआ देखते हैं। मुख्यमंत्री का ये इस्तीफा, मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है ना, छोटी बात नहीं है कि एक मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। एक उप मुख्यमंत्री को पद छोड़ते 2 दिन के अंदर अगर उसको एक दूसरे मामले में ईडी पूछताछ के लिए बुला रही, तो ये दिन अगर आ रहा है तो कम से कम आज जो सत्ता में है उनको लगता है कि जनता हमारे साथ है। नरेश जी। जी बिल्कुल, ये बात तो सही है कि इस समय जो करप्शन का मामला है काफ़ी समय से चर्चा में है, लेकिन इस समय ज़्यादा है और लोग ऊब गए हैं। उनको लगता है कि ये इस तरह का जो भ्रष्टाचार है ये ख़त्म होना चाहिए। और जैसा कि हर्षवर्धन जी ने कहा, अब जो है कार्रवाई हो रही है और दिख रही है। अब लालू प्रसाद यादव तो कन्विक्ट हो चुके हैं, जेल में रहकर आए हैं। इसी तरह से हरियाणा के ओम प्रकाश चौटाला वो जेल में रह के आए हैं, और सब करप्शन में जयललिता स्वयं जेल में थी, और उनके शशिकला जो उनकी जो निकट सहयोगी थी वो जेल काट के आई हैं, और ये सब करप्शन के मामलों में हुआ है। तो अब लोगों को लगता है कि कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये कार्रवाई जो है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक ही ये विरोधी लोगों की तरफ ही हो। जो कार्रवाई सबकी तरफ होनी चाहिए, क्योंकि करप्शन से छूता कोई नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे लोग हैं जिन पर करप्शन के आरोप हैं, उन पर भी कुछ लोगों के खिलाफ हुई है। मैं नहीं कहता कि किसी के खिलाफ नहीं हुई, लेकिन इस समय ऐसा लगता है कि देश में कोई 1 दर्जन से ज़्यादा मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हो रही है, और उसमें अधिकांश जो हैं विपक्ष के नेता हैं। क्या कहेंगे हर्षवर्धन जी? नहीं, इसमें कहीं कोई मुझे ऐतराज नहीं दिखता जो नरेश जी कह रहे हैं, ये लोगों के मन में आता भी है, लेकिन जनता क्या करे भाई। आप सरकार में रहते हैं तो कहते हैं सरकार वाले का तो कुछ हो नहीं सकता, विपक्ष वाला कहेगा कि हमको भी ना करो, फिर तो ये सारे भ्रष्टाचारी किसी की भी सरकार रहेगी बच जाएगी। जनता प्रसन्न इस बात पर है कि चलो, आप इसको मान सकते हैं कि विपक्षी नेता के ऊपर कार्रवाई कराई जा रही है, लेकिन जो कराई भी जा रही है वो भ्रष्टाचारी है, जनता कम से कम ऐसा मानती है। और उसको ये उम्मीद है कि जो भी भ्रष्टाचार में है, आज नहीं तो कल वो जेल जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हाँ, कई मामलों में ये संदेह पैदा होता है कि दूसरे दल में रहा और जब भाजपा में आया वो तो यहाँ कई बार उस पर कार्रवाई जो है धीमी पड़ जाती है। ये तस्वीर आ रही थी इसलिए मैंने आपको रोका। ये तस्वीर देखिए, वही व्यास जी के तहखाने की है, ज्ञानवापी परिसर के अंदर, ज्ञानवापी मस्जिद का जो परिसर है उसी के अंदर ये तहखाना है, जिसमें पहले लगातार पूजा होती थी, लेकिन 90 के दशक में यहाँ पर पूजा रोक दी गई। उसके बाद से अब जाकर के 3 दशक के बाद
यहाँ पर दोबारा पूजा शुरू हुई है। अदालत का फैसला आया था कि यहाँ पर पूजा की अनुमति दी जाती है। कल देर रात जाकर के इस तहखाने का दरवाज़ा खोला गया क्योंकि अदालत का आदेश था, और उसके बाद यहाँ पर मूर्तियाँ स्थापित की गई। अब उनकी विधिवत पूजा चल रही है, उसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने दिखाई दे रही है। लेकिन हम क्लियर कर देना चाहते हैं, देखिए इसको आप जो मुख्य मामला है ज्ञानवापी का, वहाँ पर सर्वे हुआ था, वहाँ पर उसके सर्वे की जो रिपोर्ट है वो अदालत को दे दी गई है, जिसमें बहुत सारे हिंदू धर्म के देवी देवता, उनके चिन्ह, हिंदू प्रतीक, ऐसी चीज़ें मिली है। उस सीधा इससे जुड़ा हुआ इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर पहले भी पूजा होती आई थी। ज्ञानवापी का बहुत बड़ा परिसर है, उसमें भी सर्वे हुआ, वो सर्वे की रिपोर्ट जो है वो अलग। जहां तक इस जगह का सवाल है, इसको व्यास जी का तहखाना कहते हैं क्योंकि व्यास परिवार वो लगातार यहाँ पर पूजा करता रहा था। एक के बाद एक दूसरी पीढ़ी जो है उनकी, वो यहाँ पर आकर के पूजा करती थी। लेकिन फिर अचानक जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे तब यहाँ पूजा बंद करा दी गई थी। अब उस मामले को चुनौती दी गई थी अदालत के अंदर, और अदालत ने फिर यहाँ तहखाना खोलकर इसमें पूजा की इजाज़त दे दी। और जी इसमें ये भी लोगों को ध्यान में रहना चाहिए कि कोई लिखित आदेश तब की सरकार ने पूजा बंद कराने के लिए नहीं दिया। उन्होंने कहा पूजा हम नहीं कराएंगे, और मुलायम सिंह यादव जी की सरकार के समय वो बंद हुआ, और कहा क्या गया कि इससे हिंदू मुस्लिम जो सौहार्द है वो बना रहेगा। अब सवाल ये कि जहां पर किसी हिंदू देवी देवता की पूजा हो रही हो, उसको बंद कर देने से कैसे सौहार्द बना रहेगा? और अगर ये सौहार्द बनाने की ये कोशिश है तो निश्चित तौर पर ये फ्रॉड सेकुलरिज्म यही है जिसकी वजह से हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाता है। यहां कोई मुसलमान जाकर न तो किसी तरह की उनकी अपनी इबादत थी, न कोई कुछ भी नहीं कर रहा था। यहां श्रृंगार गौरी की पूजा लंबे समय से होती आ रही थी 1993 में, और क्या हुआ, कहा गया कि भाई अब वहां ढांचा गिरा हुआ है तो यहां पूजा बंद कर दो। सवाल यही है कि क्या इस तरह के फ्रॉड सेकुलरिज्म को किसी भी अच्छे लोकतंत्र में स्वीकार किया जा सकता है? और फिर से मैं कह रहा हूं, 93 में बंद कराई गई थी पूजा। आज जब न्यायालय ने निर्देश दिया तो सरकार निश्चित तौर पर, अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं होती तो हफ्ते भर में कहा था टाल मटोल कर सकती थी, समय ले सकती थी, ऑर्डर नहीं पहुंचा। लेकिन न्यायालय का आदेश आया, प्रशासन ने त्वरित गति से, मतलब इसको कहते हैं ना कि एकदम वो रफ्तार बड़ी शानदार रही, और आज ही से यहाँ पूजा शुरू हो गई। अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जाएंगे। विष्णु जैन जी ने, जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, उन्होंने कैविएट भी दाखिल कर रखा है कि कोई भी निर्णय सुनाने से पहले हमको भी सुनिए। जी, अब बिल्कुल आपने ठीक याद दिलाया कि इस तहखाने को लेकर ये कोई डिस्प्यूट नहीं था, कोई विवाद इसको लेकर के नहीं था पहले भी, क्योंकि यहाँ तो पूजा लगातार होती जा रही थी। लेकिन यहाँ पर भी जब पहुंचे थे सर्वे करने वाली टीम और कोर्ट कमिश्नर की टीम यहाँ पर आई थी तो कहा गया था चाबी नहीं है इसकी। कल भी रात में ऐसा सुनने में आया कि चाबी इसकी नहीं मिल रही है, लेकिन चूंकि कोर्ट का आदेश था तो फिर ये खोल करके यहाँ पर मूर्तियाँ रख दी गई और आप पूजा होती हुई आज देख रहे हैं।